हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। कुछ डिमांड्स आ रहे थे डेमो वीडियोस का, तो एक डेमो वीडियो डाल दिया है। ठीक है, क्लोज टेस्ट PQRS जो प्रैक्टिस बैच का डेमो वीडियो है। आज मैंने सोचा कि चलो एक दिन और डेमो ले लेती हूँ, बट मंडे से देयर विल बी नो डेमो। ठीक है, मंडे से डेमो बंद हो जाएगा। कितना डेमो आओगे? 5 क्लास डेमो हो गया। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज में दिक्कत होती है, एक डेमो तो मैंने ट्यूसडे को लिया था। जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है उसमें अग्रेसिव प्रैक्टिस चल रहा है। कुछ दिन हम लोग ग्रामर और वोकैब करते हैं और कुछ दिन हम लोग क्लोज टेस्ट, 2 क्लोज टेस्ट, 5 PQRS और 1 पैसेज करते हैं। तो एक तो ऑलरेडी मैंने ट्यूसडे को डेमो दिया था। चलो आज फिर से एक डेमो कर लेते हैं। ओके, 2 क्लोज टेस्ट है, 5 PQRS है, 1 पैसेज है। ये बैच पेड बैच है, बट मैंने यूट्यूब पे डेमो डाल दिया है। 3 to 1.5 months का बैच है। ओके, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और क्लोज टेस्ट पढ़ाना मैंने यूट्यूब पे भी बताया ही है कि पहले क्लोज टेस्ट बनाने से पहले एक बार क्या करना है, ऑप्शन चुनने से पहले एक बार आप सारे क्लोज टेस्ट को 2 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में नहीं, मतलब 1 से 2 मिनट में सारे क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद ब्लैंक्स को फिल करिएगा। ओके, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। पढ़ने के बाद एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा ना कि ये किस बारे में है। तो एक बार आंसर मत देना, चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो चाहे ऐप वाले स्टूडेंट हो, आंसर मत देना। पहले आप पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ो। अगर आपको 15-20% भी समझ में आ गया ना, काम हो जाएगा। पढ़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक 1-2 मिनट में पढ़ के मुझे डन बोलो, मैं साइड हो जाती हूँ। डन बोलो। इसमें हम सब तरह का करेंगे, CDS वाला, S1 S6 वाला, PQRS भी करेंगे। हर तरह का PQRS होगा। ठीक है, धीरे धीरे, एक ही बार हाई लेवल नहीं कर दूंगी ना। जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं पहले उनको ध्यान में रखकर थोड़ा इजी लेवल से स्टार्ट करवाना है। पढ़ के डन बोलना। डन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है ना, उनका कहना है कि ये जो कोविड है, कोरोना वायरस का वैक्सीन है, डैश शोन इन एन अर्ली ट्रायल टू प्रॉम्प्ट अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता। हंड्रेड्स ऑफ पीपल में ये टेस्ट किया गया है। ब्रिटिश रिसर्चर्स को लगा कि टेस्टिंग द वैक्सीन इन अप्रैल इन अबाउट इतने पीपल, बहुत लोगों को ये वैक्सीन मिल गया। सच अर्ली ट्रायल्स आर यूजली, ये करने के लिए मतलब कोरोना वायरस के वैक्सीन के ट्रायल से रिलेटेड। ठीक है, कोरोना वैक्सीन और उसके ट्रायल में क्या क्या हुआ। नहीं, मैंने वोकैब का नहीं डाला है। ठीक है, वोकैब का PDF, जब वोकैब का 50 क्वेश्चंस हो जाएगा ना, तब आपको PDF मिलेगा। और PDF कैसे लेना है, क्या लेना है, पेड वाले बच्चों के लिए ना मैंने एक अलग सा, अपनी टीम को बोला एक अलग सा वीडियो बना दो और ऐप पे डाल दो कि PDF कहाँ मिलता है। ओके, तो चलो बताओ पहला वाला का आंसर क्या होगा। साइंटिस्ट डैश यूनिवर्सिटी। पहला वाला का आंसर बताना। वेट कर रही हूं। हमारा स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो रहा है साइंटिस्ट इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट
एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। गड़बड़ी यहीं पर हो रही है, कंफ्यूजन दो जगह है। ऑन तो नहीं होगा, किसी जगह के लिए हम इन भी यूज कर सकते हैं और हम ऑन भी यूज कर सकते हैं। बच्चे हमारे इन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे एट बोल रहे हैं। आंसर इज एट। इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। इन नहीं होगा, साइंटिस्ट जो यूनिवर्सिटी में है उनका कहना है। यस 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 यस। अच्छा चलो चलो, पहले सेकंड वाले का आंसर बताओ। सबके दिमाग में इन 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 आ रहा है, किसी खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, किसी खास की बात हो रही है ना। अगर ऐसा रहता इन यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि यूजीसी से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, बट यहाँ किसी खास की बात हो रही है। इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इस जगह पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। एट होगा, एट एट। नेक्स्ट वाला बताना। इन नहीं होगा, एट होगा। नेक्स्ट वाला बताना। नेक्स्ट वाले में बच्चा हमारा हैज बोल रहे हैं, हैज। हैड भी बोल रहे हैं, हैड क्यों नहीं होगा बता रही हूं। नेक्स्ट वाला ने हैव कहां से होगा, एक ही की बात हो रही है। नेक्स्ट वाला, क्योंकि हैड और हैज में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले का हुज बोल रहे हैं, ऑफ हुज, हाफ ऑफ हुज गॉट। व्यक्ति की बात हो रही है ना, वैक्सीन मिला है आधा से, तो यहाँ पे वॉट वगैरह, हाफ ऑफ होम प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, हाफ ऑफ होम। नेक्स्ट वाला बता रही हूं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट का आंसर दीजिए, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी। ओके, फिर अच्छे से समझाऊंगी। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना, असेस करना, मूल्यांकन करना। और लास्ट वाला बताना। क्लोज टेस्ट को बहुत प्रैक्टिस करना होगा, लगातार लगातार प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्लोज टेस्ट इंप्रूव होता है। इट टेक्स टाइम, और सारा सिलेक्शन आपका इसी पे है। हाँ तो चलो लास्ट का बता देना। To assess safety, but in this case experts were also looking to see what kind of response was on university। कहाँ से हो जाएगा on university?
प्रवोक का एक मतलब उकसाना होता है और एक प्रवोक करने का मतलब है टू मेक एन एक्शन हैपन, टू कॉज। चलो भाई अपना स्कोर बता दो, एक बार आप स्कोर बता दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। एक बार आप अपना स्कोर बता दीजिए। ऐप पे भी देख रही हूँ, ऐप में बच्चों का स्कोर क्या है। लेसन कहाँ से होगा, लेसन कहाँ से कर देंगे, रिस्पॉन्स को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे ना। वैक्सीन से अपना इम्यूनिटी को कम कहाँ से करते हैं, अगर लेसन कर सकते हैं तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। शेल्टर का मतलब है प्रोटेक्ट करना, ओके, शेल्टर करना मतलब चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट करना। हाँ तो स्कोर बता दीजिए, 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, जो कुछ भी है चलो आप बता दो। अब देखो ज्यादा से ज्यादा आपका पहला वाला में जो साइंटिस्ट, जो ऑक्सफोर्ड, खास करके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है उनका ये कहना है। तो ऑन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑन यूनिवर्सिटी या टू यूनिवर्सिटी तो नहीं होगा, ऑन कैंपस होता है। अब आपका मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन जाएगा कि मैम इन क्यों नहीं होगा, साइंटिस्ट इन एन यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड एक बड़ी सी जगह है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड एक बड़ी सी जगह है और उस इंग्लैंड में एक खास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो वहां पे हम एट लगाएंगे, एट का यूज करेंगे, एट। तो साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही हो ना, और एट किसके लिए लगाते हैं, किसी स्पेसिफिक के लिए। इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है। अब देखो ऑप्शंस को कैसे कैसे छांटते हैं, सबसे पहले तो ये हो गया। अब दोबारा साइंटिस्ट का कहना है कि उनका जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, वैक्सीन सिंगुलर होता है तो उसके लिए हैव तो होगा नहीं, ठीक है। वॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये बीन लगा के थर्ड फॉर्म आ गया तो ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव बनाना है, ठीक है, और वॉज हम नहीं लगाते। जब हम वॉज लगाकर पैसिव लगाते हैं ना तो वहां पे वॉज के साथ तुरंत थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर इज एम आर के साथ पैसिव बनाना है तो इज एम आर के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म लगा देना है। लेकिन अगर बीन लगा के पैसिव बना रहे हैं तो हैज, हैव या हैड चाहिए, ठीक है। ये दिखाया गया है कि ये कोरोना वायरस वैक्सीन को दिखाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है और पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ तुरंत थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। हम बीन तो तब लगाते हैं ना जब हैज, हैव, हैड लगा के बनाते हैं, तो यहाँ पे वॉज भी हटा और प्लूरल नहीं है ये भी हटा। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है, अब आपके दिमाग में जाएगा कि अब आपके दिमाग में जाएगा कि क्या होगा, पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा, ठीक है, पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है। अगर आप बोल रहे हो कि मैम साइंटिस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है, तो ये तो प्रेजेंट जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट जा रहा है, तो हम अपना ऑप्शन प्रेजेंट ही लगाएंगे, हम पास्ट में नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उनको लगेगा कि मैम साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो उन्होंने कोविड वैक्सीन का जो एक्सपेरिमेंट किया है उसने दिखाया है अर्ली ट्रायल से ये कुछ को लगेगा ना कि मैम यहाँ तो पास्ट है, ठीक है, आगे वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ तो पास्ट है, तो मैम यहाँ तो पास्ट है तो हमें तो पास्ट ही रखना चाहिए ना। कुछ को लगेगा कि साइंटिस्ट का कहना प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट ही रखेंगे। देखो ध्यान रखो कि लोगों को, सैकड़ों लोगों को वैक्सीन तो उसको पास्ट में दिया गया है ना, ओके, बट उसका रिस्पॉन्स अभी मिला है, ठीक है। वैक्सीन हो सकता है पास्ट में दिया गया है बट उसका रिस्पॉन्स अभी मिला है, और उसके आधार पे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट का ये कहना है जो उन्हें वैक्सीन पास्ट में मिला उसके आधार पे ये चीज साइंटिस्ट के द्वारा दिखाया गया है, और साइंटिस्ट प्रेजेंट में बोल रहे हैं इसलिए प्रेजेंट लग, प्रेजेंट। तो साइंटिस्ट कोविड वैक्सीन ने ये चीज दिखाया है, ठीक है, हैज शोन एन अर्ली ट्रायल टू प्रॉम्प्ट, ये बताया है, ओके। ब्रिटिश रिसर्चर्स फर्स्ट फेल टेस्टिंग द वैक्सीन इन अप्रैल एंड इन अबाउट 1000 पीपल। अच्छा हाँ, हम लोग एक मिनट ध्यान से एक ये वाला लेते हैं, उनको थोड़ा समझाना होगा, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी। देखो
मैंने लिखा मैंने लिखा मैंने लिखा वन ऑफ, वी होगा या वन ऑफ अस डिड द वर्क। बताओ, थोड़ा सा समझाना होगा उसको, वन ऑफ अस या वन ऑफ, देखो वन ऑफ अस, ये जो मैंने लगाया है ना, वन ऑफ अस, हम लोगों में से एक ने काम किया, तो ये जो वर्ब लगाया है मैंने किसके लिए लगाया, ये जो वर्ब लगाया है वन के लिए, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो ये मत सोचना ना कि ये जो वर्ब लगा है ये कहीं से अस के लिए लगा है, ठीक है, ये तो लगा है वन के लिए ही लगा है। ओके, ऑक्सफोर्ड अंडरस्टूड है ना, ऑक्सफोर्ड एक खास जगह की यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। ओके, एक खास जगह के एक खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी खास जगह की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या होगा कि दिमाग में आपका आएगा, हाँ दिमाग में आपका आएगा कि मैम यहाँ तो वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, और सबसे पहले 1000 लोगों में से हाफ को वैक्सीन मिल गया है, तो वैक्सीन लोगों को मिला है ना, तो लोगों के लिए इधर हम विच नहीं करेंगे, हाफ ऑफ विच नहीं करेंगे, ठीक है, हाफ ऑफ वॉट भी नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए हुज भी यूज करते हैं और लोगों के लिए हुम भी यूज कर सकते हैं, चूंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और हुम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये वर्ब किसके लिए लगा है, आप यहाँ पे हुम लगा रहे हो और हुम तो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के साथ तो वर्ब आता नहीं है, लेकिन ये जो वर्ब है ना ये हुम के लिए है ही नहीं, पीपल के लिए। ओके, पीपल में से हाफ को मिला, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, मतलब पीपल कॉमा डाल दिया, पीपल जिसमें से हाफ को मिला है, ठीक है, तो हुम लगाना, हाफ ऑफ हुम गॉट द वैक्सीन, सच अर्ली ट्रायल्स आर यूजुअली डिजाइन्ड टू डैश सेफ्टी, ये जो अर्ली ट्रायल्स किया जाता है ना ये देखने के लिए कि वो सेफ है कि नहीं, क्रिटिसाइज, सेफ्टी की आलोचना करोगे नहीं, डिक्टेट का दो मतलब होता है, एक डिक्टेट का मतलब है उच्चारण करना, किसी को डिक्टेशन टेस्ट देते हो, और एक डिक्टेट करना मतलब किसी पे हावी होना, डिक्टेटर तानाशाही। ये एलिवेट का मतलब होता है कोई भी चीज का लेवल बढ़ाना, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं सेफ्टी को असेस करने के लिए, जज करने के लिए कि सेफ है कि नहीं, एलिवेट नहीं कर रहे हैं, एलिवेट का मतलब होता है ना किसी भी चीज का लेवल को बढ़ा देना, बस देख रहे हैं कि ये सेफ है कि नहीं, ओके, एसेस करने के लिए। और दूसरा देखो, बट इन दिस केस एक्सपर्ट्स वर ऑल्सो लुकिंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आप बोल रहे हो मैम लेसन लगा दीजिए, हम अपनी इम्यून प्रतिरोधक क्षमता को कम थोड़ी करेंगे, बढ़ाएंगे ना, अगर लेस और रिड्यूस दोनों का सेम मतलब होता है, हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को प्रवोक, आप बोलोगे मैम प्रवोक का मतलब तो उकसाना होता है, एक प्रवोक करने का मतलब ना टू मेक अ थिंग हैपन, किसी चीज का रिस्पॉन्स लेना, ठीक है, प्रवोक करना, जैसे एक वर्ड है ना प्रॉम्प्ट, यहाँ प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टू गेट समथिंग, तो मतलब रिस्पॉन्स आप लेना चाह रहे हैं, प्रवोक कर। ओके, हाँ, क्लोज टेस्ट ग्रामर और वोकैब पे ही डिपेंडेंट रहता है। ओके, ठीक है, तो एट किसी खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इन यूनिवर्सिटी, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी रहता है ना, जनरली यूनिवर्सिटीज में साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी होता तब तो मैं इन लगा देती, बट किसी खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तब आप एट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला आ जाओ, पोल्यूशन के बारे में। पढ़ के डन बोलिएगा।
डन। नहीं, ये सही है, वैक्सीन को दिखाया गया है ट्रायल में, ठीक है कि, और स्टूडेंट का आ रहा है कि मैम सेंटेंस को एक्टिव नहीं जाना चाहिए, आगे जाके पढ़ के देखो, इन एंड ट्रायल, ट्रायल में वैक्सीन को इस तरह से दिखाया गया है, ट्रायल किसके द्वारा किया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा, ओके, साइंटिस्ट के द्वारा। चलो पहला वाला आ जाओ, अपार्ट फ्रॉम अदर पोल्यूशंस, यहाँ पोल्यूशन के बारे में ये बोल रहे हैं, बाकी पोल्यूशन के अलावा सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है, बट यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन की बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम मतलब बाकी अदर पोल्यूशंस, अदर प्रदूषण के अलावा नॉइस पोल्यूशन, जिसको हम ऑल्सो एनवायरमेंटल नॉइज और साउंड पोल्यूशन बोलते हैं, इस डैश इशू, ये कैसा इशू है, एक ऐसा इशू है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरमेंट, इज बताओ, इज वंस इशू, वंस का मतलब है एक बार वंस का मतलब है एक बार, ये तो होगा नहीं। और सबसे पहले ध्यान दो कि ये इशू क्या है, इशू नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव, बट ये वंस जो है ना, ये पोजेसिव केस है, वन शुड डू, ये तो होगा नहीं, तो ये होगा या तो अदर होगा या अनदर होगा। जब मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया था, उसमें अदर और अनदर के बीच का डिफरेंस बताया था। अनदर में क्या बताया था, बाकी सब चीज तो पहले से है ही, उसमें अनदर का मतलब है एक और एक्स्ट्रा, और अदर में क्या होता है ना, अदर में दो चीज है, अदर में दो चीज है, और जिसमें से जो सेकंड वाला चीज है ना, उसकी बात कर रहे हो। जैसे रोड का एक ये साइड है और रोड का एक ये साइड है, मुझे रोड के इस साइड नहीं चलना है, मुझे रोड के अदर साइड चलना है, तो अदर में दो ही चीज होता है, बट यहाँ दो चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इतने सारे पोल्यूशन के बाद एक और एक्स्ट्रा पोल्यूशन का जिक्र किया है, जो कि नॉइस पोल्यूशन है, तो अनदर हो, अनदर नॉइस पोल्यूशन इज अनदर इशू। इन सारे के अलावा नॉइस पोल्यूशन भी एक मुद्दा है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट मे हैव एंड डैश डैश ऑन जनरल हेल्थ, ये तो इजी है ना, इट मे हैव, इट मे हैव कैसा ऑन लगा है, नॉइस पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन नहीं होता है, इंटरेस्ट इन होगा, यहाँ तो ऑन लगा है। नॉइस पोल्यूशन का इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, और इम्पैक्ट के साथ ऑन लग, नॉइस पोल्यूशन it may have an impact on general health. Compressor, generator and pipe handling are the dash of noise. बताओ, और ऑप्शंस को छाट लो, द लगा है और द के बाद नाउन चाहिए, बट ओरिजिनल तो एडजेक्टिव है, ये तो हट ही गया। नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले, अब आ जाएगा ना, बहुत सारे के दिमाग में इफेक्ट भी आएगा, इफेक्ट भी आएगा, बट ये जनरेटर, ठीक है, कंप्रेसर, जनरेटर नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है, नॉइस पोल्यूशन का सोर्स है। सोर्स का मतलब है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है स्रोत है, मतलब नॉइस पोल्यूशन यहीं से होता है, तो इफेक्ट्स मत लगाना, सोर्सेज लगाना, सोर्सेज, सोर्सेज, नॉइस पोल्यूशन का यही तो ओरिजिन है, यहीं से तो नॉइस पोल्यूशन होता है। और अगर आप लंबे समय तक नॉइस से डैश रहोगे, नॉइस से क्लोजर, क्लोजर मतलब बंद नहीं, लंबे समय तक नॉइस पोल्यूशन का एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है एक्सपोज मतलब किसी चीज से कांटेक्ट में रहोगे, लंबे समय तक आप नॉइस पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहोगे ना, तो क्या होगा, कैन डैश अ वैरायटी ऑफ हैजर्ड्स, ये तो इजी था। कैन टारगेट, हाँ, कॉज करेगा, आपके बहुत सारे लंबे समय तक नॉइस के एक्सपोजर में रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, तो कॉज होगा। चलो ये वाला तो इजी था, ये तो 5 में 5 वाला था, ठीक है, ये वाला मुझे लग रहा है ना कुछ ज्यादा इजी आ गया था, 5 में 5 वाला, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, यहाँ पे 8 वाला,
और यहाँ पे ऐसा टाइप वाला कैन कॉज। चलो आ जाओ PQRS पे। PQRS एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब किसी चीज से कांटेक्ट में होना। कैन कॉज, कॉज कर सकता है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। ये तो ठीक था। धीरे 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 हम लोग अपनी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ये ना थोड़ा सा धोखा देने वाला है। देखो मेरे को ये दिख रहा है ना, फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है। फॉर दिस का मतलब है इसलिए या इसके लिए। वी कैन चूज, फॉर दिस वी कैन चूज, इसके लिए हमें बुक्स, हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग्स बुक को चुनना चाहिए। तो देखना है कि ये जो आर के पहले क्या आना चाहिए। कुछ तो ऐसा बोला होगा ना आर के पहले जिसके लिए ये बोल रहे। हाँ, पहले अपना आंसर बताओ। एज वी नीड प्लेन फूड फॉर द बॉडी, जैसे खाने को प्लेन फूड चाहिए, उसी तरह फॉर बॉडी के लिए जो हमें प्लेन खाना चाहिए, सो वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग। बॉडी को सीरियस रीडिंग भी चाहिए। अच्छे से देखो पहले। ये ना रॉन्ग करवाने वाला सेंटेंस है। ये रॉन्ग करवाने वाला सेंटेंस है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आ रहा है, आर और क्यू एक साथ है। यहाँ भी आर क्यू एक साथ है, ठीक है। और यहाँ आर और क्यू थोड़ा सा बिछड़ के है, और यहाँ भी आर और क्यू एक साथ है। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आएगा, बता रही हूँ। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आएगा ना, स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे। ये बहुत प्रॉब्लम करने वाला सेंटेंस था, ठीक है। प्रॉब्लम करने वाला सेंटेंस था। तो हमारे स्टूडेंट सोचेंगे ना कि मैम बट से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होता है, ठीक है। वो बोलेंगे कि मैम बट से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होता। कभी कभी ये क्या करते हैं ना कि कोई स्टोरी या मतलब किसी चीज के बीच से ही सेंटेंस को उठा के दे देते हैं, वो प्रॉब्लम करता है। बट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होता, बट ये ऑप्शंस को छांट देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन को छाट देंगे, बता रही हूँ। ये ऑप्शंस को छाट देंगे, फिर एस से चलेंगे। एज वी नीड प्लेन फूड, देखो एज वी नीड प्लेन फूड फॉर द बॉडी, उसी तरह हमें मतलब बॉडी को सीरियस रीडिंग भी लाइफ में जरूरी है। क्या एस के बाद आर लिंक हो रहा है? जरा सा मेरे को बताना, जरा सा बताना। आपने एस चुना, ठीक है। हमें एज वी नीड प्लेन फूड, जिस तरह से प्लेन फूड चाहिए हमें बॉडी को, सो वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग। रीडिंग भी आपके लाइफ में पढ़ने लिखने वाला, पढ़ने वाला, बुक्स पढ़ने का काम भी होना चाहिए। एस बोल दिया मैंने। उसके बाद फॉर दिस, इसके लिए हमें अपने टेस्ट के अनुसार बुक चुनना चाहिए, आर लगा दिया। फिर आर के बाद बट टू रीड नथिंग बट बुक्स, और कुछ नहीं पढ़ना, बट सिर्फ नॉवेल्स, फिक्शन वाली बुक्स पढ़ना। ये तो वही बात हो गई है कि कुछ नहीं खा रहे हो बट केक खा रहे हो। कहीं से लिंक हो रहा है? आप मेरे को बताना कि आर के बाद पी लिंक हो रहा है? नहीं, मेरे को पहले बताओ, आर के बाद पी लिंक हो रहा है? ये बहुत खतरनाक सेंटेंस है। आर के बाद पी अचानक से बोल रहे हैं हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए ना। आर के बाद तो तुरंत क्यू आएगा, ये तो कंफर्म है। आर के तुरंत बाद क्यू आएगा। देखो भाई आंसर अपना ध्यान से सुनो। हमारा आंसर पी से स्टार्ट होगा, ठीक है।
अब हमारा ये क्वेश्चन ना रॉन्ग करवाने वाला है, ये किसी एग्जाम में आया है, मेरे को अच्छा लगा सेंटेंस तो ये मैंने चुन लिया। ये किस एग्जाम में आया है? ये मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर बता रही हूँ इतना तो कंफर्म है कि आर और क्यू एक साथ होगा। इसके लिए ना हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किताबों को चुनना है, ठीक है। इसके लिए हमें अपने, और देयर आर मेनी बुक्स, किताबों को चुनना है, बहुत सारे बुक्स है, हिस्ट्री पे भी बुक्स है, बायोग्राफी पे भी है, फिलोसफी पे ही है। सिर्फ फिक्शन और काल्पनिक और स्टोरी बुक्स ही नहीं पढ़ना है हमें, अपने आर के बाद ही क्यू होगा, ठीक है। आर के बाद क्यू इसमें भी, आर के बाद क्यू इसमें भी, ये तो वैसे ही हट गया, ऐसे ही हट गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये रॉन्ग करवाने वाला था इसीलिए मैं इसको चुन के ले आई। वैसे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है अब आप बोलोगे मैम बट से कहाँ से शुरू कर दिया आपने, ठीक है। बट से कहाँ से शुरू कर दिया? देखो यहाँ पर एक जनरल बात बोली जा रही है, एक जनरल बात बोली जा रही है, और फिर जनरल बात बोल के ना फिर यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। सिर्फ केक खा खा के थोड़ी आपका जिंदगी चलने वाला है, ओके। ये बोल रहे हैं ना कि कुछ लोग बट टू रीड नथिंग एक्सेप्ट बुक्स ऑफ फिक्शन, मतलब सिर्फ बुक्स और नथिंग एक्सेप्ट बुक्स ऑफ फिक्शन, सिर्फ फिक्शन वाली बुक पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ये तो वही बात हो गई है ना कि खाने में आप कुछ नहीं खा रहे हो बट सिर्फ केक खा रहे हो। इनका कहना है कि सिर्फ स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ना है हमें, और बहुत सारी बुक्स है जो पढ़ना चाहिए हमें अपने टेस्ट के अनुसार। जैसे हिस्ट्री का बुक पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं ना, पहले तो इन्होंने बोला कि सिर्फ कहानी किताब पढ़ना, ये तो यही बात हो गई ना कि कुछ नहीं खा रहे हो, सिर्फ केक खा रहे हो। और सिर्फ केक खा के तो आपको, सिर्फ केक तो आपको आपके बॉडी को के लिए जरूरी नहीं है ना आपका, ये तो सिर्फ केक खाना हो गया। ये बोल रहे हैं हमारे बॉडी को केक नहीं, हमारे बॉडी को जिस तरह प्लेन फूड चाहिए उसी तरह हमें सिर्फ काल्पनिक नहीं पढ़ना है, हमें सीरियस रीडिंग भी करना चाहिए, सीरियस किताबों की भी। और इसके लिए सीरियस रीडिंग के लिए फॉर दिस मतलब सीरियस रीडिंग के लिए हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सीरियस किताबें हैं, नोबल बुक्स है, हिस्ट्री पर है, ये है आंसर इज दिस। तो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया, क्योंकि मैं भी ना मैं भी जब इसको वैसे बना रही थी ना तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आ रहा था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऐसे बना रही हूँ तो ये लिंक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो फिर मैंने इससे बोला अपनी टीम से, देखना एक बार इसका आंसर देख के बताना। अब मेरे को लग रहा था कि आंसर ये होगा बट मैं श्योर नहीं थी, चेक करवाई यही था। थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। रुको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो कभी कभी ना सेंटेंस ऐसा भी बन जाता है जहां वो सेंटेंस के मतलब किसी भी पैराग्राफ के बीच से ही उठा लेते हैं, गलत हो गया है। चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ। एक पी से, दो पी से और दो आर से दिख रहा है, दो पी से दिख रहा है, दो आर से। आई डिडंट थॉट नहीं होगा, आई डिडंट थिंक। थॉट अपने आप में पास्ट टेंस है और डिडंट भी पास्ट टेंस। सिर्फ केक नहीं खाना है, प्लेन खाना खाना है, पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, प्लेन खाना खाना है। सिर्फ कहानी वाली किताब ही नहीं पढ़नी है, सीरियस रीडिंग भी करना है। पहले तो बता दो कौन सा होगा। क्या से शुरू होगा? आर से शुरू होगा या पी से शुरू होगा?
RQSP, पहले तो ये बोलेंगे ना, हाँ पहले तो ये बोलेंगे यट, यट मतलब फिर भी जो केबल वाले गाइज है ना, ये कंट्रोल कर रहे हैं 2/3 ऑफ द मार्केट। यट का मतलब है फिर भी। आज मैंने सुबह कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था ना, तो फिर भी तो तभी बोलोगे ना जब पहले कुछ बोल चुके हो। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं ये जो केबल नेटवर्क कनेक्शंस है ना, आज के डेट में केबल कनेक्शंस आर एक्सपेंसिव, महंगा हो गया है। इतना महंगा होने के बावजूद भी हमारा 2/3 ऑफ द मार्केट को इन्हीं लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, इन्हीं लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है 2/3 ऑफ द मार्केट को। बिकॉज क्यों कंट्रोल किया हुआ है, मैं जो 2/3 ऑफ द मार्केट क्यों, क्योंकि आज के डेट में ना इंटरनेट स्पीड और लोगों की ज़रूरत हो गई है, लोगों की ज़रूरत हो गई है। ओके, और टेलीफोन फर्म्स भी ये अपने प्राइसेस को कट कर रहे हैं ताकि उनको भी मार्केट का शेयर मिल जाए। ठीक है, तो सी होगा RQSP। RS होगा, R के बाद S कहाँ से हो जाएगा? ये बोल रहे हैं केबल नेटवर्क कनेक्शंस महंगा हो गया है। ठीक है, महंगा हो गया है, दिस इज बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड। ये तो बोल रहे हैं डिमांड बढ़ रहा है, इसी वजह से महंगा नहीं कर रहा है और सस्ता कर रहा है, क्योंकि उनको मार्केट को कंट्रोल करना है। आंसर इज दिस। कुछ ऐसा भी होता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी कम होने लगता है। RSQP नहीं होगा। ठीक है, RSQP नहीं होगा। यहाँ तो नेट कनेक्शंस की बात हो रही है, नेट कनेक्शन के बारे में बता के ये भी बोल रहे हैं कि टेलीफोन कंपनीज भी प्राइस कम कर रहे हैं। तो लास्ट वाला ना P होगा, P, RQSP। नेक्स्ट आ जाओ। वोकैबुलरी के लिए बेस्ट बुक समुद्र मंथन है। दिस इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय PTI। दिस इंफॉर्मेशन मतलब यह सूचना, यह सूचना मतलब कौन सा सूचना? सूचना से इंफॉर्मेशन की कुछ बात हुई होगी ना, P से तो हो गई। ये बोल रहे हैं कि द सेम, R से शुरू है, नहीं तीनों ऑप्शन Q से, Q P से तो हटा ही दिया। ओके, ये देखो अब Q से ही शुरू होगा। Q में बोल रहे हैं ABC launched mobile commerce service in a tie-up with XY। कोई ABC ने टाई अप किया XY से। ठीक है, इनका गठबंधन हुआ है, टाई अप हुआ है। अब बताओ कि Q के बाद क्या जुड़ रहा है? अभी तो इन्होंने टाई अप किया, द सेम सर्विस इज ऑल्सो टू बी लॉन्च्ड इन दिल्ली। ये भी सर्विस अच्छा, अब मुझे बताओ कि Q के बाद R होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो सिर्फ दोनों ने एक दूसरे से टाई अप किया है, और सीधा बोलोगे एक दूसरे ने दूसरे से टाई अप किया है और यही सेवा दिल्ली में भी आएगा। तो अभी तो सेवाओं की बात हुई नहीं है, कौन सी सेवा, ये इन दोनों के टाई अप के बाद कौन सी सेवा दी जा रही है, ये तो अभी हमने जिक्र ही नहीं किया सेवा के, तो R तो होगा ही। अब आ जाओ, अब देखो Q के पास क्या जुड़ रहा है। अभी तो उसने टाई अप किया है, सब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सब बोल रहे हैं कि टाई अप, उन्होंने टाई अप किया, और इस टाई अप में क्या होने वाला है? Q के बाद ऐसे ही होगा। ठीक है, इन्होंने बोला है ना कि उन्होंने टाई अप किया है। ठीक है, इन अ टाई अप, और लिखा है द टाई अप। द टाई अप मतलब कौन सा टाई अप? जो ABC ने XY से किया है। ये टाई अप के अंतर्गत XY सब्सक्राइबर्स टू ट्रैक देयर अकाउंट्स, ये टाई अप में XY सब्सक्राइबर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो ABC के अकाउंट्स को ट्रैक कर सके, ये सर्विस उसको दी जाएगी। फिर R में बोला है द सेम सर्विस दिल्ली में भी होगा, और ये वाला दिल्ली में भी दिया जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन जो दिल्ली में भी होने वाला PTI ने दिया। D होगा, D। ये 1 2 3 4 वाला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नंबर है, ये सब क्वेश्चन नंबर है, और ये अरेंज करना है। टाइम लो।
पूरा टाइम दिया है। टू फोर वन थ्री। बच्चे हमारे 2413 बोल रहे हैं। कैटरैक्ट होता है ना, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। एज वन गेट्स द लेंस ऑफ द आई हार्डेंस, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनके आई का लेंस हार्डन हो जाता है। ओके, और लोगों को दिखना बंद हो जाता है। तो ये पूरे किसी प्रोसेस का के बारे में बता रहे हैं ना। किसके बारे में? कैटरैक्ट के बारे में। ओके, कैटरैक्ट। इट तो नहीं होगा, इट मतलब यह, यहाँ भी इट मतलब यह। प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा, मतलब 3 और 4 से नहीं शुरू होगा। ठीक है, तो ये तो हट गया, 3 तो ऑप्शन में नहीं। अब देखो, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं उनके आई का लेंस ये होते जाता है। ये ऐसा कब होता है? जब उनको कैटरैक्ट वाली बीमारी हो जाती है। तो पहले इस बीमारी के बारे में बोला है। कैटरैक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ डैमेज टू द कॉर्निया। तो 2 से ही शुरू होगा। ठीक है, कैटरैक्ट के अंदर क्या क्या होता है ना उसके बारे में बताया, 2 से ही होगा। तो 2 से होगा, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया। 2 से ही शुरू होगा। अब देखो, 2 के बाद 3 होगा या 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद 4 होगा। सबसे पहले तो बताएंगे ना कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस का कारण है, और पहले बताएंगे कि कैटरैक्ट कब होता है। ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है। और फिर उसके बारे में बताएंगे कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि लाइट रेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। ओके, और जैसे जैसे लोग बूढ़े जाते हैं ना, फिर उनका ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है। 2431, अरे क्या किया, 2413 क्या कर दिया, 2413 है ना, सॉरी 2413 एज वन। ऐसा ऐसा प्रोसेस बताया। 2413 नहीं है, 1313। 2314 नहीं है। पहले तो बताएंगे कैटरैक्ट होता क्या है। ओके, ओल्ड एज में होता है। ठीक है, इट अकर्स, कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस का कारण है, ये ओल्ड एज में होता है। और फिर पूरा प्रोसेस बताया, और दोनों प्रोसेस को एक साथ रखना है। ठीक है, दोनों प्रोसेस को एक साथ रखना। इट अकर्स मोर इन एज 113। ठीक है, लास्ट वाला हमें 3 रखना है। जैसे जैसे लोग ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे लोग ओल्ड होते जाते हैं, जैसे पहले देखो ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है। जैसे जैसे ओल्ड एज में कैसे हो, जैसे जैसे ओल्ड एज में क्यों होता है? जैसे जैसे लोग ओल्ड होते हैं ना, तो उनको उनका लेंस हार्ड हो जाता है। ओके, और इस वजह से लास्ट में बोला है कि लाइट एंटर नहीं कर पाता और वो देख नहीं पाता। 2 होगा। ओके, 2413। अब लास्ट वाला आ जाओ। 1234 है। सारे एग्जाम्स के आए हुए हैं, सारे एग्जाम्स के आए हुए सेंटेंसेस ही है। देख लो, 4213
सेफ्टी रूल्स आर मेंट फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड टू कीप द ट्रैफिक कंजंक्शन इन चेक। चेक का मतलब है कंट्रोल। देखो ये सेंटेंस में मेरे को लग रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फोर्थ भी पहला हो सकता है। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 भी पहला हो सकता है। ओके, अबाइडिंग बाय द रूल्स। और मेरे को 2 भी लग रहा है। 8 आउट ऑफ 10 रोड एक्सीडेंट्स, जो 10 रोड एक्सीडेंट होता है ना, उसमें तो 8 रोड एक्सीडेंट उन लोगों के द्वारा होता है जो रूल्स को ओबे नहीं करते, जो रूल्स को ओबे नहीं करते। अब तो मेरे को सब लग रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि अरे सब लग रहा है, अब क्या करना है। हम्म अब मेरे को कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जहाँ पे लगता है कि सब होगा, तो वहां तो दिमाग लगाना है। तब मैं अपने ऑप्शंस पे जाऊंगी। मेरे को यहाँ ऑप्शंस पे 1 3 दिख रहा है, 1 के बाद 3, और मेरे को 2 तरह का दिख रहा है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, और अबाइड का मतलब भी होता है ना फॉलो करना, अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अबाइड करना मतलब फॉलो करना, और यहाँ भी है। तो मेरे को ये बोल रहे हैं वी शुड ज्वाइन हैंड्स टुगेदर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं ना, ये हमें हेल्प करेगा स्मूथ ट्रैफिक फ्लो में, और रोड एक्सीडेंट से भी बचाएगा। ठीक है, तो मेरे को 2 सेंटेंस है ना जो बिल्कुल मतलब एक जैसा दिख रहा है। पहले तो बोल रहे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप रोड एक्सीडेंट से बच सकते हो। तो मेरे को बताओ कि 1 के बाद 3 होगा या 3 के बाद 1। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या होगा चलो बताओ। पहले क्या लग रहा है आपको, 1 लग रहा है या 3 लग रहा है? क्योंकि हमें किसी हाल में ना एग्जाम में ऐसा सेंटेंसेस आ जाता है जहां लगने लगता है ना, पहले ही सेंटेंस पकड़ नहीं पाते हैं हम लोग, पहले ही सेंटेंस नहीं पकड़ पाते हैं। तो पहले बताओ कि क्या लग रहा है, 1 के बाद 3 लग रहा है या 3 के बाद 1 लग रहा है? अरे पहले मैं 3 और 1 पे बताओ ना, 1 के बाद 3 या 3 के बाद 1, क्या लग रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी ना थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी आ जाते हैं हर समय। 1 के बाद ही 3 आएगा, वेरी गुड। मैं आपको बोलूंगी ना, पहले एडवाइस दूंगी स्टूडेंट्स आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, स्टूडेंट्स आपको कड़ी मेहनत करनी है। फिर बताओगे कड़ी मेहनत करनी है, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो जॉब मिल जाएगा। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे तो सिर्फ एक्सीडेंट से ही नहीं बचोगे, ट्रैफिक फ्लो भी ठीक ठाक से है। तो 1 के बाद ही 3 आएगा। चलो ये तो स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। यहाँ 3 के बाद 1 गलत, यहाँ 3 के बाद 1 गलत। अब 1 के बाद ही 3 आएगा, और दोनों जगह देख रहे हो 1 के बाद 3, और यहाँ भी 1 के बाद 3, तो इसी दोनों में से कोई होगा। ठीक है, इसी दोनों में से कोई होगा। कम से कम हमारा 2 ऑप्शन तो हट गया ना। हमें 4 ढूंढने में दिक्कत हो रहा था, 4 को एलिमिनेशन दिक्कत हो रहा, बट हमने 2 कर लिया तो अब हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो चलो बता दो जल्दी से, क्या लग रहा है, 4th से शुरू होगा या 1 से शुरू होगा? 4 से शुरू होगा, या एक जनरल और स्पेसिफिक भी बताया है ना। देखो यहाँ पे जनरल बात कही गई है कि 4 से ही शुरू होगा। जनरल बात कही गई है कि हमें हमें रोड के रूल्स बनाए गए हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए और ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रूल्स बनाए गए हैं, इसीलिए ट्रैवलर्स वगैरह को ये सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो पहले तो जनरल बात कही गई है ना, रूल्स वगैरह बनाया ही गया है, तो 4 से ही स्टार्ट होगा। ओके, 4 से स्टार्ट होगा। यस, इन्होंने बोला है कि रूल्स, सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए और ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए। और क्यों ये बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं 8-10 में से जो रोड एक्सीडेंट होता है ना, उसमें से 8 लोग उसके लिए है जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। रूल्स बनाए गए, आधा एक्सीडेंट जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। फिर 1 में बोला है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
ओके अगर हम रूल्स को, कंक्लूजन दिया है रूल्स को फॉलो करना चाहिए, करेंगे तो बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। तो लास्ट वाला 3, अरे हाँ यही था ना लास्ट वाला। ओके देख रहे हो विनोद, एक के बाद 3 आ गया है। हाँ इसीलिए कैजुअल नहीं लेना चाहिए। ज्यादा एक्सपर्ट बन गए हो ना तो कैजुअली मत लो, सबको वैसे ही लेना है। ओके तो ऑप्शंस छांटने का तरीका भी तो मैंने प्रीवियस बैच में बहुत प्रैक्टिस करवाया है। ओके तो चलो इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है, सही हो गया ना। थोड़ा सा ना कभी कभी ऐसा भी होता है। अब अपना देखो यहाँ पे ये वाला तो इजी था, ये वाला में क्या था ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला में देखो, ये वाला कभी कभी क्वेश्चंस इजी आ जाता है। उसने टाई अप किया, अ टाई अप, उसने एक टाई अप किया, अ आया, और फिर यहाँ पे अ के बाद द टाई अप, उसने एक टाई अप किया और फिर उस टाई अप के तहत ये हुआ, तो आराम से पता चल गया कि क्यू के बाद ही एस होगा। ये वाला तो इजी था, यहाँ कम से कम हमें फर्स्ट सेंटेंस मिल गया। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें फर्स्ट सेंटेंस मिलता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, थोड़ा सा ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। किसी हाल में 4 ऑप्शन को 2 में बदलना है, उसके बाद बाकी का 2 आप अपना देख लो। ओके चलो अब पैसेज पे चलते हैं। ओके लेट्स मूव टू पैसेज। पैसेज का मैं क्वेश्चंस आपको पहले दिखा देती हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे के आए हैं, तो जिनको टाइटल में एक बार बता देती हूँ, जिसको पैसेज का टाइटल पहचानने में दिक्कत होती है, जिसको पैसेज का टोन, जिसको पैसेज का थीम, जिसको पैसेज के स्टाइल पहचानने में दिक्कत होती है, इसका मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा सा 4-5 दिन का क्लास लिया था, जिसको मैंने डिटेल में बताया था कि टाइटल क्या होता है, टोन क्या होता है, उसको देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट का 10, हाँ आज के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। ओके चलो, तो ये यूट्यूब से देख लेना, टाइप करना पैसेज का टोन टाइटल कैसे पहचाने, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़वा देती हूँ। 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताया है कि कौन सा ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, और आपको रॉन्ग वाला चुनना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो ना, नॉट ट्रू पूछा है, आप ट्रू वाला टिक करके आ जाते हो, काइंडली मत करना। ओके इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके और व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद बताना है कि पैसेज का स्टाइल क्या है, ठीक है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिल्टेशन। कौन सा चीज सिल्टेशन के वजह से होता है। विच इज द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ सिल्टेशन ऑन रिवर बेड्स। तो आपको क्या करना है ना कि जरूर ये सिल्टेशन वर्ड एग्जाम, अब मुझसे पूछोगे मैम सिल्टेशन क्या होता है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लिया तो इतना तो पता चल गया ना कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो जहां पे ये सिल्टेशन वाला वर्ड यूज है वो लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रिवर बेड्स में जो सिल्टेशन होता है किस वजह से यार, वो सब इज द रिजल्ट ऑफ सिल्टेशन की वजह से क्या होता है, तो सिल्टेशन वाले लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आपके पास माउस रहेगा, आगे पीछे करके आप पढ़ सकते हो। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्शंस मेड बाय सर्टेन साइंटिस्ट। देख लो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ भविष्यवाणी की होगी, ठीक है, फ्लड्स और वो सब से रिलेटेड, तो किसी ना किसी एक लाइन में जरूर होगा। कौन सा प्रिडिक्शन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है जो लगता है, जो बताता है खतरा ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, तो जरूर साइंटिस्ट ने कोई भविष्य, साइंटिस्ट का कहीं पे जिक्र होगा, उनकी भविष्यवाणी जो इंडिया के फ्लड को सिचुएशन को लेके कुछ प्रिडिक्शंस वगैरह होगा, कुछ ऐसा। और लास्ट वाला, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स हैज रिसेंटली, क्योंकि ये पढ़ लोगे ना तो थोड़ा सा वो सब लाइन को आप ज्यादा से पढ़ोगे। ये जो बाढ़ का प्रॉब्लम है ना हाल फिलहाल में, इसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है। ओके हाल फिलहाल में बाढ़ वाले प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है, क्यों, कुछ तो कारण होगा, वो सब लाइंस को पढ़ लेना, ठीक है।
ओके तो अभी तक थोड़ा सा दिमाग में याद रखो कि ये बाढ़ वाले प्रॉब्लम को अटेंशन क्यों मिला है, इस पे एक क्वेश्चन था। जरूर पैसेज में ही कहीं जिक्र होगा कि बाढ़ का मुद्दा को बहुत ज्यादा अटेंशन क्यों मिल रहा है, जरूर होगा। फिर एक याद रखो, थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना है कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्या प्रिडिक्शन दिया था, मेरे को वो लाइन भी पढ़ना है। मेरे को सिल्टेशन वाला भी थोड़ा याद रखना है। और स्टाइल तो ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि फ्लडिंग कन्फाइंड टू मेन रिवर्स है। फ्लडिंग जो होता है सिर्फ बड़े बड़े नदियों में होता है। फ्लैश फ्लड्स देख लेना, ये सब वर्ड नोट कर लो कि फ्लैश फ्लड वाला भी पूछा है, याद रखना है। ओके, प्रेसिपिटेशन वाला लाइन को भी हमें याद रखना है। ओके, ऐसा ऐसा टाइप वाला। तो चलो, कुछ तो क्वेश्चंस पहले पढ़ने से ना आपको फायदा हो जाता है कि कुछ कुछ याद रह जाता है, फिर पैसेज पढ़ते समय आपको ध्यान आ जाएगा कि इस पे बेस्ड हमने पढ़ा था। चलो पढ़ के डन बताना। पढ़ के डन बोलना। ये लास्ट डेमो है। अब जितना क्वेश्चन दिखाना था दिखा दिया मैंने, आपके हाथ में रहेगा माउस, आप अपना एग्जाम में देखते रहना। आप लोगों से मैं पूछूंगी, क्या आप लोगों ने पहला पैराग्राफ जो पढ़ रहे हो उसमें कुछ आंसर वगैरह मिला है? नहीं, मेरे को बताओ कि आपको थोड़ा सा आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी होगी ना। क्या पीछे मैंने आपको 5 क्वेश्चंस पढ़वाया, क्या आपको लग रहा है कि पहला पैराग्राफ में किसी का कुछ आंसर वगैरह कुछ भी हल्का फुल्का याद आ रहा है? मेरे को बताओ, किसी का भी आंसर मतलब कुछ ऐसा याद है कि मिल रहा है? देखो, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पैराग्राफ के कुछ पॉइंट से ही सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस बेस्ड होता है। जब भी सेंटेंस में बिकॉज वगैरह आ गया ना, बिकॉज बिकॉज बता रहा है मतलब कारण बता रहा है, मतलब कोई ऐसा लाइन आ गया जहां पे बिकॉज कारण वगैरह बता रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा वो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। अंडरस्टूड है ना कि वो लाइन किसी चीज का कारण बताया जा रहा है, तो वो लाइन इंपॉर्टेंट है और मे भी उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना? उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बोला है, और एक क्वेश्चन भी था कि फ्लड्स इंडिया में, इंडिया मतलब फ्लड्स बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है फ्लड को। फ्लड वाला जो बाढ़ वाला प्रॉब्लम है पीछे था ना इंडिया में, उसको अटेंशन बहुत मिला है। तो थोड़ा सा पढ़ो, ये लाइन को ध्यान से पढ़ना। एक तो मिल गया, बिकॉज इट हैज लेड टू मच ग्रेटर डैमेज देन इन द पास्ट। जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे ये वाला पीछे कहीं पूछा था, तो आप कोशिश करो ना, इसको छोड़ो नहीं, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। तो आप कोशिश करो ना कि वहीं पे सीधा क्वेश्चन पे चले जाओ, माउस अपना क्लिक करके अपना फटाफट पेज पलट के अपना, बिकॉज देखो कारण बताया है, तो आप फटाफट जाओ कि कौन सा सेंटेंस था यहाँ पे। ये देखो, अरे क्या हो गया, हाँ चलो बताओ। फटाफट अपना आंसर टिक करते जाओ, उससे क्या होगा ना, मन में एक कॉम्प्लिसेंसी होता है, सेटिस्फेक्शन कि मेरे एक क्वेश्चन 5 है और मेरे को तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया है, अब मेरे को बस 4 ही बनाना है। ये प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स को हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा अटेंशन क्यों मिला है? सिल डिपोजिशन की वजह से, सीजनल नेचर ऑफ फ्लड्स की वजह से, डेंजर ऑफ क्लाइमेट की वजह से, क्या है ना? बताओ आंसर। ये देखो,
पैसेज जितना आप लोग हल्ला करते हो ना उतना भी टफ नहीं होता है। देखो एक का आंसर मिल गया, बिकॉज ऑफ इट हैज लेड टू मच ग्रेटर डैमेज। इतना ज्यादा ये तबाही मचाता है ना फ्लड, इस वजह से इसको ज्यादा अटेंशन मिला है। क्लाइमेट चेंज वेंज नहीं है कहीं भी, ओके, कहीं भी क्लाइमेट चेंज और वो सब का नहीं है। तो एक आंसर तो आपका मिल ही गया, थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहना। तो फिफ्थ का आंसर मिल गया, जिस गंभीर डैमेज पहुंचाता है, सिवियरिटी मतलब सीरियसनेस, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच, एक का आंसर मिल गया। ठीक है, अब आओ आगे पढ़ते हैं, थोड़ा आगे पीछे माउस को करते जाना। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ ना, ऐसा टेक्निक अपनाना है जो बच्चे आगे की मतलब पढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे की भूलते जाते हैं, उन बच्चों के लिए। तो एक का तो आंसर मिल गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा रीडिंग की हैबिट होती है वो थोड़ा सा रिटेन कर पाते हैं। ये बोल रहे हैं हाँ, क्यों उसको इम्पोर्टेंस मिला, क्योंकि वो बहुत डैमेज करता है। इवन दो इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पेंडिंग खतरा जो है ऑफ फ्लड्स इज नाउ मोर एक्यूरेट एंड सर्टेनली टाइमलियर, often there is very little time or support infrastructure in place by which damage can be minimized। देखो ये बोल रहे हैं कि बाढ़ इंडिया के लिए नए नहीं है, सदियों से बाढ़ तो इंडिया में आते रहता है, लेकिन अभी इस मुद्दे को थोड़ा अटेंशन ज़्यादा मिला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं हमारे पास वेरी लिटिल टाइम भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम बाढ़ को मिनिमाइज कर पाए। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन द केस ऑफ, कुछ और आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा था ना कि ये लाइन, ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना उसमें सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। फिर जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हमें कुछ फ्लैश फ्लड भी दिखा था। फ्लैश फ्लड, इसका मतलब है कि ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम में अंडरलाइन तो कर नहीं सकते हो। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, बाद में देख लेंगे। इन द केस ऑफ इंडिया flooding is very much a function of the seasonal nature of our rainfall। ओके, इंडिया में खास करके फ्लडिंग तो आपका सीजनल रेन पे डिपेंडेंट है। द मानसून्स आर स्प्रेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। मानसून जो है छोटे समय के लिए होता है, 2 से 3 महीने का, एंड ऑफन ब्रिंग अ, लेकिन बारिश तो बहुत होती है, कंसंट्रेशन बारिश का ज़्यादा है, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ सबको एब्जॉर्व नहीं कर पाता है और ये पूरा पानी चला जाता है कहाँ, नदी है, नॉल में। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। फ्लैश फ्लड वाला लाइन भी पढ़ लेना, सेकेंड हाफ। एक पीछे ये भी था फ्लडिंग, ये जो फ्लडिंग है ना, ये सिर्फ ये भी था एक क्वेश्चन के ऑप्शन में मैंने देखा था, फ्लडिंग इज नॉट कन्फाइंड टू मेन रिवर्स। ये जो बाढ़ है ना ये सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों तक ही सीमित नहीं है, ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है ना, बड़ी नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ, इसमें भी बाढ़ आता है, इसमें भी तबाही आती है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं सिर्फ बड़ी नदियों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ये छोटी सहायक नदियों में भी बाढ़ आता है। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कहीं पे था, हाँ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आप बहुत सारा इसमें से ध्यान रख सकते हो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। देखो आप देख सकते हो, एक तो फ्लैश फ्लड वाला आया था। फ्लैश फ्लड किस वजह से होता है, भारी बारिश की वजह से, यहाँ पे लिखा है, तो एक बार आप चेक कर लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो तो फ्लैश फ्लड वाला था, हाँ, फ्लैश फ्लड किस वजह से होता है, भारी बारिश की वजह से, इसका मतलब है ये सही है। हमें तो गलत वाला चुनना है ना, अरे हमें तो गलत वाला चुनना है, ये तो सही है। और यहाँ भी हमें आंसर मिल गया था, ये बोल रहे हैं, और हाँ ये भी देखो अभी तक ये भी आ गया, ये तो सही है। हाँ, हमें तो गलत वाला चुनना है तो ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा, हाल फिलहाल में बहुत अटेंशन मिला है, ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अभी तक हम प्रेसिपिटेशन वाले लाइन पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप अपना टाइम बचा सकते हो। फ्लडिंग इज ओनली कन्फाइंड, लेकिन अभी सेंटेंस में बोला है ना फ्लडिंग सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों में सीमित नहीं है, बाढ़ छोटी नदियों में भी आती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बोला है ओनली कन्फाइंड, ये सिर्फ बड़ी, मतलब यही वाला गलत है, यही वाला गलत है। तो आपको एक और आंसर मिल गया। ओके, आपको एक पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते तक आपको एक और आंसर मिल गया। ओके,
अब आ जाओ, अपना आंसर फटाफट करना। देखो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट अच्छी है, जो आगे की पढ़ते जाते हैं, पीछे की नहीं भूलते हैं, तो उनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पैराग्राफ को एक ही बार में पूरा पढ़ के लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बट उन बच्चों के लिए है ना जो भूल जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये बोल रहे सिर्फ छोटी बड़ी नदियों में भी नहीं है, नॉट ओनली दिया है, सिर्फ बड़ी नदियों तक नहीं, छोटी नदियों में भी होती है। और वंस दिस स्ट्रीम्स, ये एक बार भर जाता है ना अपने किनारे से, तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। बिकॉज दोज लिविंग नियर द बैंक्स, जो लोग इस नदी के किनारे रहते हैं जैसे माउंटेन एरियाज में, इनके पास इजी विकल्प नहीं है। ओके, इजी रिकोर्स मतलब तरीका नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कि वो वहां से तुरंत हट जाए। वन मेजर फैक्टर, एक मेजर फैक्टर दैट लीड टू हायर, जहाँ पे फ्लड के सीरियसनेस गंभीरता ज़्यादा हो सकती है इन द फ्यूचर, इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फ्लडिंग हो सकता है फ्यूचर में। वाइल द एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, देखो प्रेसिपिटेशन आ गया, प्रेसिपिटेशन आ गया है ना, ये बोल रहे हैं वाइल द एविडेंस ऑफ नेचर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ केमिकल, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन एंड फ्लडिंग एट द रीजनल लेवल इज नॉट क्लियर। ये तो ये चीज क्लियर नहीं है, बट इट कुड हैपन दैट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट witnesses and suffers the effects of a significantly changed pattern of monsoon। ये वाला ना आपको बीच का नहीं भी समझ में आया ना, फिर भी है, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि देखो हम कोई चीज को खुल के प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, ओके, रीजनल लेवल पे ये तो क्लियर नहीं है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मानसून का पैटर्न चेंज होता है उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। वन सेट ऑफ साइंटिस्ट, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि साइंटिस्ट ने क्या अनुमान लगाया, क्या गेस किया है, क्या एस्टिमेट लगाया था ना, ये क्वेश्चन। वन सेट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के एक सेट ने ये एस्टिमेट लगाया है, द मॉनसून्स कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन, मॉनसून का ड्यूरेशन तो शॉर्ट होगा बट इंटेंसिव, बट इसका जो डैमेज होगा ना वो बहुत ज्यादा गंभीर होगा। ओके, तो कहीं पे था, कहीं पे साइंटिस्ट वाला था, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की जरूरत है, आप कर लोगे। आज तो मैं पहला क्लास आपको करवा रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको, हाँ अब मुझे बताओ, which of the following predictions made by certain scientists, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बोला है कि बाढ़ का खतरा और भी बढ़ जाता है, किस वजह से? हाँ बताना। जो पैसेज वगैरह नहीं बनाएगा ना, भूल जाओ, सिलेक्शन भूल जाओ, ग्रामर के समंदर में डूबते उतरते रहना, कुछ होने वाला है नहीं। देखो ये बोल रहे हैं कि वाटर का लेवल छोटी छोटी नदियों में हो जाता है तो बाढ़ आता है, तो ये तो साइंटिस्ट का अनुमान नहीं है, ठीक है, ये तो एक जनरल बात कही है। ये बोल रहे मैम ये क्यों नहीं हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, प्रेसिपिटेशन, अरे कहाँ गया, हाँ, फ्लडिंग इज नॉट ओनली कन्फाइंड, तो ये सब ना, ये सब तो ऐसे ही बोला गया है एक जनरल सेंटेंस में, बट साइंटिस्ट ने क्या बोला है, साइंटिस्ट ने बोला है कि ठीक है मानसून छोटे ड्यूरेशन तक तो रहता है, लेकिन ये छोटे ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत सीरियस, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है ना, आईसीयू, आईसीयू में हम उसी पेशेंट को रखते हैं ना जो सीरियस होते हैं, मतलब ये मानसून का ड्यूरेशन अंतराल शॉर्ट रहेगा बट इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि वो तबाही मचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ चला गया, फर्स्ट आंसर आपका हो गया, अरे रुको दूसरा मैं स्लाइड यूज कर, स्टक हो रहा है बोर्ड, ठीक है। हाँ ये वाला था ना, हाँ कौन सा होगा आंसर, थर्ड होगा, यस, हेवी मानसून,
शॉर्ट पीरियड में ही इतना मानसून हो जाएगा, यूजुअल से ही ज्यादा, जो तबाही मचाएगा। ठीक है, अब आपके पास आपका कितना क्वेश्चंस हो गया? 3 हो गया ना, आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चंस बन गए। अब हमें क्या करना है ना, टाइम बचाने के लिए, अगर एग्जाम में आपका टाइम खत्म हो रहा है, ओके, आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो आप क्या करोगे? देख रहे हो कि मेरे को 3 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया ना, अब आप क्या करो, 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हो ना, 2 पैराग्राफ में पैसेज का टाइटल पता चल जाता है या स्टाइल पता चल जाता है। क्या लग रहा है पैसेज का स्टाइल क्या है? पैसेज में कोई आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, ओके, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह किया जा रहा है, यस और नो में आपस में लोग एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। पैसेज में आर्ग्यूमेंट के थ्रू आपको कन्विंस किया जा रहा है, कन्विंस भी नहीं किया जा रहा है, ये दोनों तो है ही नहीं। और नैरेटिव का मतलब है नरेट करना, कोई कहानी वगैरह नरेट की जा रही है, नहीं, पैसेज इज एक्सपोजिटरी, ओके, एक्सपोजिटरी। ये मेंस लेवल का पैसेज थोड़ी है, और पैसेज तो वैसे भी आपको मेंस में ही आता है। एक्सपोजिटरी पैसेज को किसको बोलते हैं? एक्सपोजिटरी का मतलब ये मत समझना कि एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी, बाढ़ से रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी पैसेज है, या आप इसको एनालिटिकल भी बोल सकते हो, किसी चीज का एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी पैसेज को ही एनालिटिकल भी बोलते हैं, एनालिसिस किया जा रहा है, मतलब बाढ़ के बारे में बताया जा रहा है कि बाढ़ क्या है, कैसी तबाही लाती है, या इसको आप इंफॉर्मेटिव भी बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो बाढ़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बाढ़ से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बाढ़ से रिलेटेड चीजों को एनालिसिस किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन में नहीं था। एक्सपोजिटरी का मतलब भी होता है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। ये हमारे पैसेज का स्टाइल है, एक बार स्टाइल देख लीजिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचा और हम थक गए, हमें पढ़ने का मन नहीं है, 4 क्वेश्चन तो हमारा, बाकी सब तो हो ही गया, ओके, बाकी सब तो हो गया। अब हमारे पास अब टाइम कम दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे ना, मेरे पास एक क्वेश्चन बचा है, अब मैं क्या करूंगी, 2 पैराग्राफ तो वैसे ही पढ़ लिया। सिल्टेशन, सिल्टेशन तो जानते हो, नदी के नीचे सिल्ट बैठ जाता है, ओके, और पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, उस वजह से बाढ़ वगैरह आता है। अब हम क्या करेंगे कि हम सीधा सिल्टेशन वाले पे जाएंगे, स्मार्ट 1 के एग्जाम देना है ना। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थक चुकी हूँ मैं, 2 पैराग्राफ तो आपको ऐसे ही पढ़ा ही दिया। अब आपके पास टाइम कम है, तो आप थोड़ा सा देखो कहाँ है सिल्टेशन, 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 कहाँ दिख रहा है? हाँ, अब मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, थोड़ा सिल्टेशन वाले वर्ड को डायरेक्टली यहीं पे नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा सा ये वाला लाइन को भी ऊपर देख लूँगी और ये भी पढ़, थोड़ा सा देख लो, ओके। स्लोप्स एंड हाई लेवल्स ऑफ सिल्टेशन, ये सिल्टेशन की वजह से क्या होता है? यहाँ भी सिल्टेशन है, नीचे सिल्ट जम जाता है, नदी में ना सैंड वगैरह जम जाता है नीचे, तो थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। कल डाउट सेशन नहीं है, कल मैंने एक क्लास रखा है ना, ओके, नेक्स्ट क्लास से डाउट सेशन होगा। कल तो मैंने 9:30 से 11 पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करूं, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, सिल्टेशन वर्ड में चली गई, देख लिया। अब इन्होंने पूछा है सिल्टेशन की वजह से क्या होता है, बताओ क्या होता है? सिल्टेशन होता है ना, रिवर बेड में जब बालू और वो सब जम जाता है, तो लोगों को स्पिल ओवर, मतलब स्पिल का मतलब होता है ना किनारा से भी ज्यादा पानी बहने लगना, तो रिलीफ मतलब लोगों को बाढ़ से राहत मिलती है, बिल्कुल नहीं। सिल्टेशन की वजह से क्या होता है? बताओ। हाँ, थोड़ा सा बताइए। डिफॉरेस्टेशन होता है नदी में, डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो होता है पेड़ों को काटना, ये थोड़ी होता है, और इरोजन थोड़ी होता है, ओके। माउंटेन स्लोप मेरे, अरे यहाँ पे है ना, देखो, शैलो का मतलब है जो नदी, ऐसे ऐसे तो बाढ़ बड़ी बड़ी नदियों में आता है, लेकिन जब सिल्टेशन होता है तो जो छोटी नदियां होती है ना, जिसके पानी बहुत कम गहरा नहीं होता है, अगर उसमें भी सिल्ट जम जाता है ना, तो उसमें भी फ्लड का खतरा रहता है। अरे यहाँ पे दिया है ना, सिल्टेशन की वजह से, कम गहरा वाला नदी में भी
हाँ, कहाँ चला गया? एट द लेवल ऑल्सो ह्यूमन ये लोकल इरोजन ऑफ माउंटेन्स लो, अरे ऐसा थोड़ी होगा। इन द केस ऑफ, ये बोल रहे हैं थ्रू द कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर हम पेड़ काटते हैं ना तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन के वजह से सॉइल इरोजन होता है। पेड़ काटने से सॉइल इरोजन होता है, पेड़ काटने से सॉइल इरोजन होता है और हाई लेवल ऑफ सिल्टेशन होता है। ऐसा नहीं है कि सिल्टेशन की वजह से इरोजन होता है, सिल्टेशन होता है और फिर सिल्टेशन होता है ना तो जो छोटी छोटी जो सिल्ट जमा हो जाता है रिवर बेड्स में, ओके, वहां पे भी बाढ़ का खतरा, शैलो वाटर्स, शैलो मतलब कम गहरे वाले नदियों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये वाला चीज को ना हम हर दिन करेंगे 3.5 मंथ तक, तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आप डरना नहीं। कहाँ था ये? मैं आपको पैसेज का हर तरीके से बताऊं, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ना कि जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी है, मुझे उसके लिए बहुत वर्क नहीं करना है, ठीक है। जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, वो पढ़ते पढ़ते पूरा पैसेज को एक ही बार में पढ़ लेता है, फिर पीछे क्वेश्चंस करता है। पैसेज में हमें उन बच्चों के लिए वर्क करना है ना जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है, जो आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे की भूलते जाते हैं, तो हम 3.5 महीने तक उसी पे वर्क करेंगे। आज तो आपकी पहली क्लास थी, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बिना पैसेज क्लोज टेस्ट और PQRS का सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना भी ग्रामर पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला है। ग्रामर बहुत इजी आएगा, आपका दोस्त कम पढ़ा है उसका भी उतना ही नंबर आएगा, आप ग्रामर के समुंदर में भी कूद जाओगे आपका उतना ही आने वाला है। अगर आपको अपने दोस्त से आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो इसमें तो मास्टर बनना होगा, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज में बनना होगा, नहीं भी मन लगता है ना। आप देखते हो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो वो बोलते थे मैम शुरू में तो मन ही नहीं लगता था, धीरे धीरे नंबर कट जाते थे, बट धीरे धीरे हर को देखोगे ना, अब मैं देख रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है। क्लोज टेस्ट, हिंदी मीडियम का बच्चा जब आके बोल रहा है ना कि मेरे क्लोज टेस्ट में एवरेज 10 में से, जैसे स्टेनो का लिया था मैम 8-9 आ जाते, एवरेज 10 में से 8-9 आ जाते हैं, जब बच्चा ऐसा बोल दिया है तो हैट्स ऑफ टू माय स्टूडेंट जिसने इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है कि उनका एवरेज आ जा रहा। और मैं भी थोड़ा सा अपने आप को भी हैट्स ऑफ करूंगी कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई बैरियर नहीं होता है, थोड़ा सा टीचर की बात मान लोगे, गाइडेंस ले लोगे, सबका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कल वैसे मंडे से फ्राइडे पेड बैचेस में क्लास होता है, लेकिन मैंने कल सैटरडे को आपका एक प्रैक्टिस रखा है ना, प्रैक्टिस बैच का, नॉट प्रैक्टिस बैच सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करवाऊंगी, अदरवाइज हम फिर मंडे को मिलेंगे। नहीं भी मन लग रहा है ना पैसेज में, मन मार के आइए क्लास में, नहीं मन लग रहा है PQRS और क्लोज टेस्ट में, मन मार के आइए, बिकॉज मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो प्रैक्टिस बैचेस ना, जैसे 15-20-25 दिन जाता है, ओके, 15-20-25 दिन के बाद द स्टूडेंट्स दे इंजॉय, दे विल फॉल इन लव विथ प्रैक्टिस। बट अगर शुरू में सरेंडर कर दोगे क्या फायदा, फिर आओगे 1 साल बाद आओगे, 1 साल बाद आओगे मैम कौन से बैच में प्रैक्टिस और पैसेजेस चल रहा है, लेकिन तब तक आपके दोस्त का सिलेक्शन हो चुका होगा। जो बच्चा 1-2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकता है, उसका 4 अटेम्प्ट क्यों लग जाता है, इधर उधर भटक जाता है, पैसेज वगैरह पे ध्यान नहीं देता, ओके। फॉर मी ग्रामर इज टफ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, सबका अपना अपना है, ओके। तो यूट्यूब स्टूडेंट सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना। चलो थैंक यू एवरीवन, आज यूट्यूब पे बहुत सारा क्लासेस चला गया है, डरना नहीं है।